नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम एससीसीएल का जो पेपर हुआ है 2 जुलाई 2026 को उसको डिस्कस करते हैं। 3 से 4 दिनों में हमारा खत्म हो जाएगा, है ना। अपन 20 क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन वो 20 क्वेश्चन नहीं होगा, वो 40-50 क्वेश्चन के बराबर होगा, क्योंकि हम एक क्वेश्चन में काफी सारी चीजों को देखेंगे। और मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं जो भी बोलूंगा वो कहीं ना कहीं किसी एग्जाम का क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ 3-phase मोटर इंस्टॉलेशन विच डिवाइस प्रोवाइड्स कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन ड्यूरिंग मोटर स्टार्टिंग। मोटर स्टार्टिंग के समय कौन सा डिवाइस प्रोटेक्ट करता है? तो एनर्जी मीटर नहीं करता, बस वार नहीं करता, मोटर स्टार्टर प्रोटेक्ट करता है ना। स्टार्टर हम क्यों यूज करते हैं? स्टार्टर हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, स्पीड 0 होता है ना, बैक ईएमएफ 0 होता है, और रेसिस्टेंस क्या होता है, काफी लो होता है ना। तो हम लोग जानते हैं कि आई इक्वल टू वी माइनस ई बी बाई आर है। तो ये लो होता है तो करंट हाई होता है, तो करंट हाई होता है, तो हम स्टार्टर इसीलिए यूज करते हैं टू लिमिट हाई स्टार्टिंग करंट। और सेकंड रीजन क्या होता है, स्टार्टर हमें प्रोवाइड ओवरलोड प्रोटेक्शन एंड अंडरलोड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ना। अब स्टार्टर में 2 होता है, एक 3 पॉइंट होता है, एक 4 पॉइंट होता है। ये जो है हमारा 3 पॉइंट स्टार्टर है, 3 पॉइंट स्टार्टर। ये है 4 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर में 3 टर्मिनल होते हैं। ये टर्मिनल L, ये L है, एंड टर्मिनल, ये टर्मिनल F और ये टर्मिनल A। F इज फॉर फील्ड, A इज फॉर आर्मेचर, ये हमारा आर्मेचर है, और दिस वन इज द लाइन टर्मिनल। इसमें क्या होता है, यहाँ से हम डीसी सप्लाई देते हैं और यहाँ से इसके थ्रू जाता है, और ये इसमें जाता है, ये चार्ज होता है और ये धीरे धीरे अट्रैक्ट करता है। स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में इस हाई रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस की वजह से ये जो फील्ड में, इसके थ्रू फील्ड में जो करंट जाएगा इस फील्ड में, तो वो लो होगा। आई स्टार्टिंग करंट क्या हो जाता है, लो होता है, जिसकी वजह से फ्लक्स कम होता है, तो हमारा मोटर धीरे धीरे स्टार्ट होता है। ये जैसे जैसे स्टार्ट यहाँ बढ़ता है, तो करंट की वैल्यू धीरे धीरे, रेसिस्टेंस की वैल्यू घटती है और करंट की वैल्यू बढ़ती है ना। यहाँ आके ये लॉक हो जाता है और मोटर अपना चलने लगता है ना। लेकिन जब ये ओवरलोड की कंडीशन होती है तो क्या होता है, ओवरलोड में ये जो है ये इसमें हाई करंट फ्लो होता है, तो इस प्लंगर को अपने ओर अट्रैक्ट करता है और यहाँ से शॉर्ट कर देता है। तो इधर से जो करंट आ रही होती है, इसके थ्रू इधर शॉर्ट हो जाती है और इसके थ्रू इधर शॉर्ट होकर ग्राउंड हो जाती है ना। तो इसमें करंट नहीं जाती है, तो ये डी एनर्जाइज हो जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, और ये स्टार्टिंग पोजिशन पे आ जाता है। और अगर अंडरलोड का कंडीशन होगा, तो इस अंडरलोड का कंडीशन होगा तो क्या होगा, अंडरलोड में कम करंट जाएगा, तो ये डी एनर्जाइज हो जाएगा, तो ये छोड़ देगा, है ना। तो इस तरह से 3 पॉइंट स्टार्टर काम करता है। और अगर 4 पॉइंट स्टार्टर को देखेंगे, अब देखो क्या होता है कि 3 पॉइंट स्टार्टर में अगर हमें मोटर की स्पीड बढ़ानी है, तो हम जानते हैं N = EB / phi। तो मोटर की स्पीड बढ़ानी है तो हमें फ्लक्स की वैल्यू कम करनी होगी, और फ्लक्स की वैल्यू कम करने के लिए हमें करंट कम करना होगा, और हम करंट जैसे ही कम करते हैं तो ये डी एनर्जाइज हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये इससे पास हो रहा है ना। तो फ्लक्स कम करने के लिए ये करंट कम करना होगा, करंट कम करेंगे तो ये डी एनर्जाइज हो जाएगा और यहीं पे आ जाएगा स्टार्टिंग, तो ये स्टार्ट नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम 4 पॉइंट स्टार्टर यूज करते हैं, ठीक है। और 4 पॉइंट स्टार्टर में क्या होता है कि हम इसको अलग टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ से देखो, यहाँ से सेपरेट कर दिए हैं, फील्ड को हम सेपरेट कर देते हैं, तो इससे क्या हो जाता है कि हम इसको कम भी करते हैं करंट को, तो इससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और इसके सीरीज में एक रेसिस्टर लगा देते हैं, यही है। चलिए आगे देखते हैं। एक 2 पॉइंट स्टार्टर भी होता है। 2 पॉइंट स्टार्टर में क्या होता है ना कि सीरीज में होता है, आर्मेचर और वो फील्ड जो होता है वो दोनों सीरीज में होता है, 2 पॉइंट स्टार्टर में होता है। चलिए ये सेकंड क्वेश्चन, व्हेन मेजरिंग पावर इन अ 3-phase 4-wire बैलेंस सिस्टम। ब्लोंडल्स थ्योरम अपन ने पढ़ा होगा, ब्लोंडल्स थ्योरम, है ना। ब्लोंडल्स थ्योरम में क्या होता है, 3-phase ब्लोंडल्स थ्योरम, एक होता है 3-phase 3 वायर, एक होता है 3-phase 4 वायर। तो इसमें अप्लाई होता है, यहाँ पे अप्लाई होता है ब्लोंडल्स थ्योरम, यहाँ पे नॉट अप्लाई होता है। ब्लोंडल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर 3 फेज है, मतलब अगर n फेज है तो n-1 वाट मीटर यूज होगा, है ना। तो ब्लोंडल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये 3 फेज है, तो ये n-1 मतलब कितना वाट मीटर यूज होगा, 2 वाट मीटर। और इसमें ब्लोंडल्स थ्योरम अप्लाई नहीं होगा, तो हम इसमें कैसे निकालेंगे, है ना। ऐसे इसमें 3, तो हमने कॉमन याद कर लिया है कि 3 वायर, इसको हम देखेंगे, इसको, और इसमें भी वायर को ही देखेंगे, और बेसिकली n-1 कर देंगे। 3 फेज हो 4 फेज हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है।
3 वायर है तो n-1 2 वाट मीटर यूज करेंगे, और 4 वायर, ये ब्लोंडर्स थ्योरम नहीं है, ये हमने सोचा है चीजों को आसान करने के लिए ना। ब्लोंडर्स थ्योरम ये है जो इसमें अप्लाई होता है, इसमें नहीं अप्लाई होता। तो n-1 वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 वाट मीटर, n-1 वाट मीटर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 वाट मीटर यूज होगा, यहाँ 2 वाट मीटर यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हो जाएगा 3 वाट मीटर है ना, 3 वाट मीटर, वोल्ट मीटर नहीं, 3 वाट मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, when wind speed exceeds the rated value, the electrical braking system diverts excess electrical energy to which component? when wind speed exceeds, जब wind की स्पीड बढ़ जाएगी रेटेड वैल्यू से, तो इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो एक्सेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डाइवर्ट कर देगा। किधर डाइवर्ट कर देगा, तो वो क्या करता है ना कि स्पीड अगर बढ़ जाती है तो जो भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होता है तो उसकी तो कैपेसिटी है ना कि इतना ही लेगा, तो वो क्या करता है उसको डाइवर्ट कर देता है एक रेसिस्टर के बैंक के साइड, जहां से वो हीट डिसिपिएट हो जाता है और लॉस हो जाता है ना। तो ये हो जाएगा आंसर। अब अगर विंड पावर प्लांट में हम कुछ देखना चाहे, चलिए उसको आगे देखेंगे। Which of the following is not a requirement for using Fleming's right hand rule? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के लिए क्या क्या रिक्वायर होता है? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल किस लिए किया जाता है? जनरेटर के लिए किया जाता है, जनरेटर। लेफ्ट हैंड फॉर मोटर के लिए, ठीक है। जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट, मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट, है ना। अब इसमें अगर 3 फिंगर देखेंगे तो ये थंब डिनोट करता है मोशन को, ये फ्लक्स को और ईएमएफ को, है ना। अब अगर हम कहेंगे कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज हम क्यों करते हैं, तो इसका यूज करते हैं ईएमएफ इंड्यूस को निकालने के लिए, और इसका यूज हम क्या करते हैं, ओ फोर्स या मोशन को देखने के लिए, है ना, फोर्स मेजर करने के लिए। इसका ईएमएफ, कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है, थंब डिनोट करता है मोशन को, ये फ्लक्स को, ये ईएमएफ को। अब कह रहा है नॉट रिक्वायरमेंट फॉर यूजिंग, क्या जरूरी नहीं है, तो प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो होना ही चाहिए, है ना। ये मान लो 2 मैग्नेट है, इसके बीच एक कंडक्टर रख दिए हैं, इसके बीच एक कंडक्टर है। अब ये यहाँ फ्लक्स लग रहा है ना, तो यही कंडीशन होता है ना, तो ये जो रोटेट होगा ये परपेंडिकुलर टू द फ्लक्स होता है। चलिए, तो क्या नहीं है, तो प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स तो होगा ही, कंडक्टर का मोशन तो होगा ही, कंडक्टर कट्स मैग्नेटिक लाइन से परपेंडिकुलरली कट्स करेगा। कंडक्टर मस्ट बी स्टेशनरी, ऐसा नहीं होगा, कंडक्टर स्टेशनरी नहीं होना चाहिए, कंडक्टर मूव होगा, है ना। तो यही नहीं होगा नेसेसरी कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी शुड बी एन एसेंशियल फीचर ऑफ अंडरग्राउंड केबल टू बी यूज्ड 400 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, है ना। तो इसमें पहले अपन देखते हैं कि केबल में क्या होता है। केबल में होता है अंडरग्राउंड केबल का लेयर जो होता है सिम्बास, अपन जानते हैं सिम्बास लेयर होता है। C is for core, I is for insulation, M is for seal, B is for bedding, A is for armoring, S is for serving। ये कोर होता है, कोर ऑफ वायर। ये इंसुलेशन होता है, ये मेटेलिक शीट होता है, ये लीड का बना होता है, लीड का। इसका काम क्या है, मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करने के लिए इसको यूज करते हैं, लीड शीट। बेडिंग क्या होता है, बेडिंग हेसिन टेप होता है, हेसिन टेप ये क्या करता है, कोरोजन से बचाता है, कोरोजन। फिर आर्मरिंग किस चीज का होता है, स्टील टेप का होता है, स्टील टेप। और ये क्या करता है, मैकेनिकल इंजरी से बचाता है। और ये सर्विंग, और ये फिर क्या होता है, हेसिन टेप होता है, हेसिन टेप कोरोजन से बचाता है। ये 4 लेयर होता है। और प्रॉपर्टीज अगर देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल क्या होना चाहिए। फर्स्ट तो हाई स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इसका हाई होना चाहिए, हाई स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। नॉन हाइग्रोस्कोपिक होना चाहिए, नॉन हाइग्रोस्कोपिक। इसका मतलब क्या होता है, शुड नॉट एब्जॉर्ब मॉइस्चर। नॉन हाइग्रोस्कोपिक होना चाहिए, नॉन इन्फ्लेमेबल होना चाहिए, नॉन इन्फ्लेमेबल। हाई स्पेसिफिक रेसिस्टेंस हो गया। हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होना चाहिए, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, लो कॉस्ट होना चाहिए, लो कॉस्ट। अनअफेक्टेड बाय एसिड्स एंड अल्कली ये होना चाहिए।
क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी शुड बी एसेंशियल फीचर ऑफ अंडरग्राउंड केबल। अंडरग्राउंड केबल के लिए एसेंशियल फीचर क्या है, 400 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। तो एसेंशियल फीचर है केबल शुड हैव लो इंसुलेशन रेसिस्टेंस, नहीं हाई इंसुलेशन रेसिस्टेंस हमने पढ़ा है। केबल शुड बी आर्मर्ड या आर्मर्ड होना चाहिए, आर्मर्ड ही होना चाहिए। केबल शुड हैव लो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, नहीं हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होना चाहिए। केबल शुड बी हाइग्रोस्कोपिक, नहीं नॉन हाइग्रोस्कोपिक, तो ये हो जाएगा। चलिए अच्छा, इसमें एक और चीज अपन याद करते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल जो होता है उसमें किसका कितना डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है। ये एम्पायर टेप होता है, इसका 4 kV पर mm होता है। ये पीवीसी होता है, पीवीसी का कितना होता है, 18 kV पर mm। वल्कनाइज्ड इंडियन रबर VIR 20 kV पर mm। XLP मतलब क्रॉस लिंक पॉलीइथिलीन का 20 kV पर mm। रबर का 30 kV पर mm। इम्प्रेग्नेटेड पेपर का 30 kV पर mm। इससे क्वेश्चन आते हैं। तो एम्पायर टेप 4 kV, पीवीसी 18 kV, VIR 20 kV, क्रॉस लिंक पॉलीइथिलीन 20 kV, रबर 30 kV, इम्प्रेग्नेटेड पेपर 30 kV, और एक एयर होता है, एयर का होता है 3 kV पर mm। ठीक है, आपने कहीं 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 30 kV भी पढ़ा होगा, तो वो 30 kV जो होता है वो पर सेंटीमीटर में होता है। और ये जो है अगर इसको RMS में भी पूछ सकता है तो RMS में होता है 21.1 kV पर सेंटीमीटर। चलिए ये भी देख लेते हैं, लो टेंशन केबल, हाई टेंशन केबल, सुपर टेंशन केबल, एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल, एक्स्ट्रा सुपर टेंशन केबल एंड एक्स्ट्रा हाई सुपर टेंशन केबल। तो लो टेंशन केबल कितने पे यूज होता है, अप टू 1 kV, हाई टेंशन 11 kV, सुपर टेंशन 33 kV, 11 से 33 kV, एक्स्ट्रा हाई टेंशन 33 से 66 kV, एक्स्ट्रा सुपर टेंशन 66 से 132 kV, एक्स्ट्रा हाई सुपर टेंशन एवब 132 kV यूज होता है। ठीक, जनरल केबल जो टाइप्स देख लो केबल का टाइप्स क्या होता है। जनरल केबल होता है, बेल्टेड केबल होता है, स्क्रीन्ड केबल होता है। तो जनरल केबल कितना यूज होता है, 11 kV तक यूज होता है। स्क्रीन बेल्टेड केबल 11 से 22 kV तक यूज होता है। स्क्रीन केबल 22 से 66 kV तक यूज होता है ना। और प्रेशर केबल अबव 66 kV के लिए यूज होता है। चलिए इतना काफी है, फिर बाद में डिस्कस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट हाउ कैन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कैन बी मिनिमाइज्ड टू प्रिवेंट हीट लॉस, टू प्रिवेंट एनर्जी लॉस। देखिए हीटिंग इफेक्ट जहां भी होगा वहां रेजिस्टेंस अपन सोच सकते हैं ना। तो हीटिंग इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए क्या करेंगे, ऑब्वियसली लो रेजिस्टेंस कंडक्टर यूज करेंगे। लो रेजिस्टेंस कंडक्टर का यूज करेंगे तो एनर्जी लॉस कम होगा। Which component in a solar PV off grid system stores energy for during night time या cloudy period में कौन सा सिस्टम यूज करते हैं हम एनर्जी को स्टोर करने के लिए। स्टोर एनर्जी कहाँ होता है, बैटरी में ही होता है। तो चार्ज कंट्रोलर तो चार्ज को कंट्रोल करता है ना, इन्वर्टर तो कन्वर्ट करता है एसी को डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। सोलर पीवी पैनल तो वो तो नहीं होता, बैटरी बैंक का यूज करते हैं ना, बैटरी बैंक का स्टोर करने के लिए। ड्यूरिंग नेक्स्ट क्वेश्चन, during testing of a DC motor at a constant speed and load, स्पीड कांस्टेंट और लोड कांस्टेंट है। ठीक है, द इनपुट करंट इंक्रीजेस, करंट इंक्रीज कर रहे हैं, व्हाइल मैकेनिकल आउटपुट पावर रिमेन्स अनचेंज, मतलब आउटपुट भी कांस्टेंट है। विच लॉस इंक्रीज डायरेक्टली विद आर्मेचर, तो आर्मेचर करंट के साथ कौन सा लॉस इंक्रीज होगा, है ना। तो हम लोग जानते हैं दो तरह का लॉस होता है, वेरिएबल लॉस, कांस्टेंट लॉस। कांस्टेंट लॉस में आयरन लॉस आता है, आयरन लॉस में एडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस आता है। और एक हो जाता है वेरिएबल लॉस जिसमें कॉपर लॉस आता है ना। कांस्टेंट लॉस में मैकेनिकल लॉस भी आता है, मैकेनिकल लॉस में फ्रिक्शन लॉस आता है, विंडेज लॉस आता है, ये सब हम जानते हैं। तो ये क्वेश्चन कर रहा है कि स्पीड कांस्टेंट है और लोड भी कांस्टेंट है, मतलब हम इनपुट करंट को बढ़ा रहे हैं लेकिन जो आउटपुट हमें मिल रहा है वो सेम ही मिल रहा है, कांस्टेंट मिल रहा है। तो ये बीच में करंट की वजह से, आर्मेचर करंट की वजह से कौन सा लॉस होगा। ठीक है, तो देखते हैं आयरन लॉस इन आर्मेचर करंट, नहीं आयरन लॉस तो कांस्टेंट होता है ना। और ये आर्मेचर कोर ड्यू टू मैग्नेट, इसके वजह से तो नहीं चेंज होगा। चलिए आर्मेचर कॉपर लॉस, मैकेनिकल लॉस ड्यू टू इंक्रीज्ड फ्रिक्शन एंड विंडेज, नहीं मैकेनिकल लॉस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ क्या बोल रहा है कि जो है स्पीड कांस्टेंट है, तो स्पीड कांस्टेंट है तो मैकेनिकल लॉस भी कांस्टेंट होगा, ये भी नहीं होगा। ईडी करंट लॉस ड्यू टू हायर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, नहीं ये कांस्टेंट होगा, ईडी करंट लॉस भी कांस्टेंट होगा। तो आर्मेचर करंट के साथ क्या होगा, आर्मेचर करंट के साथ क्या चेंज होगा, आर्मेचर कॉपर लॉस। ऐसे भी हम जानते हैं कि आर्मेचर कॉपर लॉस होता है वेरिएबल होता है और वो आर्मेचर करंट से वेरी करता है, तो आंसर यही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो गया था इसीलिए इसे लाना पड़ा इस तरह से। ये कह रहा है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज बीइंग एनालाइज्ड एट अ स्टैंड स्टिल फॉर इट्स इक्विवेलेंट सर्किट। सिंगल फेज
सिंक्रोनस मोटर को, इंडक्शन मोटर को एनालाइज किया गया है उसका सर्किट बना के, है ना। तो कह रहा है कि इंजीनियर ने नोट किया कि ये बिहेव लाइक ट्रांसफार्मर, हम लोग जानते हैं कि इंडक्शन मोटर ट्रांसफार्मर की तरह ही बिहेव करता है ना, और इसका सेकेंडरी शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब सेकेंडरी शॉर्ट सर्किट कर दिया, लेकिन प्रेजेंस ऑफ टू अपोजिटली रिवॉल्विंग फील्ड, दो अपोजिटली रिवॉल्विंग फील्ड को वो रिकॉग्नाइज कर रहा है। हाउ आर द रोटर रेसिस्टेंस और रिएक्टेंस, तो कह रहा है कि रोटर रेसिस्टेंस और रोटर रिएक्टेंस क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी, या टू रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी, रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी ये क्या करता है, ये क्या करता है, टू रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी क्या करता है, ये कहता है कि इंडक्शन मोटर में दो दो टॉर्क लगते हैं ना, और दोनों टॉर्क इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। एक इंडक्शन मोटर में दो फ्लक्स होते हैं, दो फ्लक्स होते हैं, और उस फ्लक्स की वैल्यू 5/2 होती है। और क्या होता है, टू टॉर्क लगते हैं, बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट, है ना। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि इंडक्शन मोटर है और इसका सेकेंडरी को शॉर्ट कर दिया, सेकेंडरी शॉर्ट कर दिया, और दो दो फ्लक्स लग रहा है, ठीक है, दो रिवॉल्विंग फील्ड है। तो दो रिवॉल्विंग फील्ड है, तो अगर इक्विवेलेंट डायग्राम इस तरह से बनेगा तो दो रेसिस्टेंस होगा और दो रिएक्टेंस होगा, ठीक है। तो अगर इसको इक्विवेलेंटली निकालेंगे, दो रेसिस्टेंस होगा और दो रिएक्टेंस होगा, है ना, दो रेसिस्टेंस होगा और दो रिएक्टेंस होगा, और दोनों क्या होगा, एक दूसरे के पैरेलल होगा, है ना। दो रेसिस्टेंस दो रिएक्टेंस होगा, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगा। तो इक्विवेलेंट अगर डायग्राम हम निकालेंगे उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, तो वो क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा और ये X/2 हो जाएगा ना। तो इसीलिए क्वेश्चन आंसर ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अपन विंड एनर्जी का काफी कुछ कवर कर लेंगे। चलिए देखते हैं। इन अ सिंगल ब्लेड डाउनवर्ड विंड पावर प्लांट काउंटरवेट इज अटैच्ड, कर रहा है दो तरह के पावर प्लांट होते हैं, ठीक है, विंड वाले, एक हॉरिजेंटल एंड एक वर्टिकल, ठीक है। हॉरिजेंटल एक्सिस होता है, उसमें जो ये टरबाइन होता है, ये कहाँ होता है, ये विंड प्लेट होता है, जो ये कहाँ होता है, ये ऊपर लगा हुआ होता है, ठीक है। यहीं पे एक नेसल बॉक्स होता है, ये जो है विंड ये लगा हुआ है, रोटर ब्लेड लगा हुआ है, यहीं पे एक गियर बॉक्स होता है, यहीं पे एनर्जी जो होती है, यहीं पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और यहाँ वायर के थ्रू ये ट्रांसफार्मर में आता है और स्टेप अप करके ये पावर ग्रिड में भेज दिया जाता है ना, सॉरी सब स्टेशन में भेज दिया जाता है। तो ये जनरेशन ये ऊपर ही हो जा रहा है, लेकिन ये वर्टिकल में क्या होता है कि इस बॉक्स की जरूरत नहीं होती, और ये टरबाइन जो होता है इस तरह से मतलब लगा होता है ना, जमीन पे ही होता है ये। और ये यहाँ पे क्या होता है कि ये विंड के पैरेलल ही लगी होती है, लेकिन ये क्या होता है, ये परपेंडिकुलर लगी होती है। ये देख सकते हो आप, ये वर्टिकल है, ये परपेंडिकुलर लगी है, ये परपेंडिकुलर लगी है। अब इसमें है कि अगर सिंगल विंड लगाएंगे तो सिंगल विंड में क्या होगा कि वो वाइब्रेशन होगा, तो इसीलिए हम उसमें एक काउंटर वेट लगा देते हैं। और काउंटर वेट लगा देते हैं क्यों, क्योंकि वो क्या करता है, बैलेंस द रोटर मास एंड रिड्यूस द वाइब्रेशन, ये क्या करता है, वाइब्रेशन को रिड्यूस कर देता है ना। इंप्रूव द एरोडायनेमिक लिफ्ट, ये क्या एरोडायनेमिक लिफ्ट को थोड़ी ना इंप्रूव करेगा। इंक्रीज द रोटेशनल स्पीड को भी इंक्रीज नहीं करेगा। इंक्रीज द स्वेप्ट, ये क्वेश्चन आप ना भी पढ़ के जाओ विंड पावर प्लांट, तो आप आइडिया लगा सकते हो, है ना। तो इसमें अब अपन देखते हैं कि अब देखो वर्टिकल में क्या होता है, सिंगल ब्लेडेड, हॉरिजॉन्टल में सिंगल ब्लेडेड, डबल ब्लेड, ट्रिपल ब्लेड, इस तरह से होता है। और वर्टिकल में क्या होता है, सेबोनियस, गायरोमिल, डेरिसियस, ये सारे होते हैं टाइप। और इसमें अब देखते हैं अपन देखते हैं अब हॉरिजॉन्टल कैसे काम करता है। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, ये एक एनीमोमीटर होता है, एनीमोमीटर। और एनीमोमीटर का क्या काम होता है, ये स्पीड को मेजर करता है, स्पीड को ये मेजर करता है, ठीक है। स्पीड को मेजर करके ये यहाँ से ये विंड वैन के पास आता है। विंड वैन क्या करता है, ये क्या करता है, डायरेक्शन सेंस करता है, विंड का डायरेक्शन, ये स्पीड मेजर करता है कि विंड का क्या स्पीड है। और ये क्या करता है, ये विंड का डायरेक्शन मेजर करता है, ठीक है, कि किस डायरेक्शन में विंड हो रहा है। और ये दोनों डाटा कहाँ जाता है, कंट्रोलर के पास जाता है, ठीक है, कंट्रोलर के पास। और कंट्रोलर इस डाटा को कहाँ भेजता है, कंट्रोलर इस डाटा को यहाँ से सर्किट के थ्रू योर ड्राइव के पास भेजता है, ठीक है। और ये इस तरह से बॉक्स है अपना, ये बॉक्स है, ये योर ड्राइव के पास भेजता है। और योर ड्राइव क्या करता है, यो मोटर के थ्रू क्या करता है, बॉक्स रोटेट इन डायरेक्शन ऑफ विंड के डायरेक्शन में बॉक्स को रोटेट करता है, ठीक है। और ये इंस्ट्रक्शन पिच कंट्रोल के पास भी जाता है, ठीक है, पिच कंट्रोल। और ये क्या करता है, ये ब्लेड का डायरेक्शन, ब्लेड डायरेक्शन को कंट्रोल करता है, पिच ड्राइव, ठीक है।
पिच ड्राइव क्या करता है, तो हम समझ गए। विंड क्या करता है, विंड के डायरेक्शन को सेंस करता है, रिमोमीटर स्पीड को मेजर करता है, स्पीड को मेजर करता है, डायरेक्शन को मेजर करता है, और ये कहाँ भेजता है, कंट्रोलर के पास, कंट्रोलर से योर ड्राइव के पास जाता है, योर ड्राइव यो मोटर के थ्रू जो बॉक्स होता है, इनिशियल बॉक्स, इसके डायरेक्शन को मूव करता है, और यही इंस्ट्रक्शन ये जाता है, ये विंड का जो डायरेक्शन होता है ये पिच कंट्रोल के पास भी जाता है, और पिच कंट्रोल क्या करता है, ब्लेड के डायरेक्शन को विंड के डायरेक्शन में मोड़ देता है ना। अब इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में क्या होता है, तो अपन जान गए कि हॉरिजॉन्टल वाला क्या होता है, ऊपर होता है, यहाँ पे होता है, यहीं पे बॉक्स होता है, यहाँ एनर्जी जनरेट हो जाता है। लेकिन वर्टिकल क्या होता है, ये नीचे होता है ना। ये क्या होता है, ये पैरेलल होता है, इसका जो ब्लेड है ये पैरेलल होता है ना, पैरेलल ही होता है विंड के, और ये जो होता है ये परपेंडिकुलर होता है इसका ब्लेड, है ना, इस तरह से। इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, ये विंड के स्पीड पर डिपेंड, मतलब ज्यादा विंड का स्पीड होगा, कांस्टेंट स्पीड इसमें चाहिए होता है, इसमें कांस्टेंट विंड स्पीड चाहिए होता है, ठीक है। इसमें वेरिएबल विंड स्पीड में भी ये काम करता है। इसमें रोटेट करना पड़ता है जिस डायरेक्शन में विंड होता है, यहाँ उसकी जरूरत नहीं है, विंड किसी भी डायरेक्शन में होगी ये अपने आप को खुद से कंट्रोल कर लेगा, मतलब वो उस डायरेक्शन में रोटेट हो। अब ये है तो विंड इधर से आए, इधर से आए, इधर से आए, कहीं से आए, तो ये अपने आप उस डायरेक्शन में रोटेट होगा। तो अब देखते हैं हॉरिजॉन्टल में क्या, हॉरिजॉन्टल द रोटेटिंग एक्सिस ऑफ द ब्लेड इज पैरेलल। वही है कि रोटेटिंग एक्सिस जो होगा वो पैरेलल होता है। ये जो एक्सिस है रोटेटिंग एक्सिस, ये क्या है, पैरेलल है ना विंड के डायरेक्शन पे, ये एक्सिस पैरेलल है, ठीक है। तो रोटेटिंग एक्सिस, ये एक्सिस जो है, ये रोटेटिंग एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ विंड, ठीक है। द मेन रोटर शाफ्ट रन्स हॉरिजॉन्टली इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन। या मेन रोटर क्या होता है, हॉरिजॉन्टली रोटेट होता है, इसमें वर्टिकली रोटेट होता है। हॉरिजॉन्टल आर जनरली यूज्ड इन अंडर स्ट्रीमलाइन एंड विंड कंडीशन वेयर कांस्टेंट स्ट्रीम एंड डायरेक्शन ऑफ विंड। यहाँ कांस्टेंट स्पीड चाहिए होता है, यहाँ पे वेरिएबल स्पीड चाहिए होता है। एरियाज विद टर्बुलेंट वाइंड, मतलब जहाँ वाइंड वगैरह चेंज होते रहता है, जैसे कोस्ट लाइन सिटी स्पेस में। द रोटर फेसेस द विंड स्ट्रीम टू कैप्चर मैक्सिमम विंड एनर्जी। ये मैक्सिमम विंड एनर्जी को कैप्चर करता है ना। इट कैन एक्सेप्ट रोटर फेसेस द विंड स्ट्रीम्स टू कैप्चर। रोटर को फेस करना होता है विंड डायरेक्शन, तो जरूरी नहीं है इसको। देखो इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस डिफिकल्ट होता है, इसका इजी होता है। इसमें ऊपर चढ़ के करना पड़ेगा, इसमें नीचे से ही सब हो जाता है ना। एक्सट्रैक्ट मोर पावर फ्रॉम द विंड, ये मोर पावर एक्सट्रैक्ट करता है, ये लेस पावर एक्सट्रैक्ट करता है, ये याद रखने लायक पॉइंट है। ये मोर करता है, ये लेस करता है, ये मोर एफिशिएंट होता है, ये लेस एफिशिएंट होता है, ये भी याद करना है। दोनों पॉइंट अच्छे हैं। They operate fine in moderate wind speed and they even in low wind speed। ये विंड स्पीड ठीक ठाक होनी चाहिए, इसके लिए लो में भी ये काम कर जाता है। तो विंड पावर प्लांट का ये था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिटरमाइंड बाय रप्चरिंग कैपेसिटी। रप्चरिंग कैपेसिटी क्या होता है, रप्चरिंग कैपेसिटी ये क्या होता है, ये होता है कि वो करंट जिसपे ब्रेक हो जाएगा फॉल्ट। रप्चरिंग कैपेसिटी इज द मैक्सिमम ब्रेकिंग कैपेसिटी। ये क्या है, मैक्सिमम ब्रेकिंग कैपेसिटी है ना। रप्चरिंग कैपेसिटी क्या है, तो रप्चरिंग कैपेसिटी से हम क्या क्या डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम दुकान जाएंगे तो हम सबसे पहले फ्यूज का या किसी भी सर्किट ब्रेकर का हम रप्चरिंग कैपेसिटी देखेंगे ना, कि कितना मैक्सिमम करंट इसमें फ्लो हो सकता है। तो अब देखते हैं ऑप्शन कि डिवाइस सेफ्टी ड्यूरिंग फॉल्ट। हाँ, तो रप्चरिंग कैपेसिटी से हम डिवाइस का सेफ्टी हम देख ही सकते हैं कि इतने तक सेफ रहेगा, है ना। तो ये तो नहीं होगा, नॉट बोल रहा है ना, नॉट डिटरमाइंड। द मैक्सिमम फॉल्ट करंट इट कैन ब्रेक, ये तो डेफिनेशन ही है ना, तो ये भी नहीं होगा। रप्चरिंग कैपेसिटी से हम मैक्सिमम फॉल्ट करंट को फाइंड कर सकते हैं ना, मैक्सिमम फॉल्ट करंट इट कैन ब्रेक। और सिलेक्शन ऑफ रेटिंग फॉर हम रप्चरिंग कैपेसिटी देख के ही हम दुकान या कहीं भी सिलेक्शन ऑफ रेटिंग कर सकते हैं ना। डिवाइस सेफ्टी को भी यही इंश्योर करता है। द स्टडी स्टेट करंट, यही होगा। स्टडी स्टेट करंट और ये रप्चरिंग कैपेसिटी का कोई रिलेशन ही नहीं। स्टडी स्टेट करंट मतलब नॉर्मली कितना करंट फ्लो हो रहा है एक सर्किट में, है ना, नॉर्मली कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो उसका और रप्चरिंग कैपेसिटी का क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन रप्चरिंग कैपेसिटी से हम डिवाइस की सेफ्टी इंश्योर कर लेते हैं, मैक्सिमम करंट फॉल्ट करंट हम फाइंड कर सकते हैं, और सिलेक्शन ऑफ रेटिंग भी हम उससे करते हैं। तो ऑप्शन यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर 4 ब्रांच दिया हुआ है, इफ 4 ब्रांच मीट एट नोड, 2 एम्पियर इन, 3 एम्पियर इन एंड 1 एम्पियर इज आउट। तो 2 3 5 इन हो रहा है और एक क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। तो और कितना, 4 बच जाएगा, 4 क्या होगा, आउट हो जाएगा। इन एन ऑटो ट्रांसफार्मर डिमर सर्किट, डिमर सर्किट का यूज क्यों करते हैं, डिमर सर्किट का वोल्टेज को वेरी करने के लिए यूज करते हैं ना। स्विच द लैंप, नहीं, लैंप को स्विच करने के लिए नहीं करते हैं। प्रोटेक्ट द लैंप फ्रॉम ओवर करंट, नहीं।
स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं। वेयर इज द आउटपुट वोल्टेज ऑफ लैंप को वेरी करने के लिए डिमर सर्किट का यूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर मेजरिंग द पावर फैक्टर अलोंग द पावर इन अ सिंगल फेज एसी सर्किट विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक इंस्ट्रूमेंट इज अप्रोप्रिएट। पावर फैक्टर मेजर करने के लिए कौन सा सही होगा, है ना, पावर फैक्टर को मेजर करने के लिए तो हम जानते हैं इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर से तो हम एनर्जी को मेजर करते हैं ना, तो पावर फैक्टर तो नहीं। वोल्ट मीटर से हम वोल्टेज मेजर करेंगे, इससे नहीं, तो सब गलत है तीनों। डायनेमोमीटर टाइप से हम पावर फैक्टर को मेजर कर सकते हैं ना। डायनेमोमीटर में दो करंट कॉइल होता है, इट्स लाइक दिस, ये फिक्स कॉइल है, या इसी को करंट कॉइल कर देते हैं ना, तो दो करंट कॉइल होता है, ये भी करंट कॉइल होता है, और इसमें यहाँ लोड होता है, लोड इस तरह से यहाँ से ये आया, है ना, यहाँ मूविंग कॉइल हो गया, ये मूविंग कॉइल है, मूविंग कॉइल, है ना, यहाँ हाई रेसिस्टेंस की वैल्यू हाई लगी होती है, तो इससे थ्रू हमें करंट मिल जाता है और वोल्टेज मिल जाता है और पावर फैक्टर भी मिल जाता है। इसमें दो कनेक्शन हम लोगों ने पढ़ रखा है कि वीए मेथड होता है और ए भी होता है। वीए को हम क्या और भी कर सकते हैं, एमसी मेथड कर सकते हैं, और इसको क्या कर सकते हैं, एलसी करते हैं ना, एलसी। इसका यूज कहाँ होता है, फॉर हाई लोड, हाई लोड के लिए यूज करते हैं। हाई लोड में यहाँ पे लो इधर होता है हाई लोड, या फिर ये कर सकते हैं कि फॉर लो करंट, लो या मिनिमम करंट के लिए यूज करते हैं ना, और यहाँ पे होता है, तो ये हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं बस। असिंक्रोनस मोटर ऑपरेट्स एट रेटेड स्पीड, रेटेड स्पीड पे ऑपरेट हो रहा है और कांस्टेंट टॉर्क अंडर नॉर्मल कंडीशन, विच टाइप ऑफ टॉर्क शुड बी कंसीडर। प्रॉपर परफॉर्मेंस के लिए कि कितने परफॉर्म कर रहा है, कौन सा कंसीडर करेंगे, तो देखते हैं। पुल आउट टॉर्क, पुल आउट टॉर्क, पुल आउट टॉर्क क्या होता है कि जब मोटर सिंक्रोनिज्म में है, ठीक है, उस पर लोड देते जा रहे हैं और इतना दे रहे हैं कि वो सिंक्रोनिज्म अपना लूज कर दे रहा है, तो उस वही जो टॉर्क होगा उसी को हम पुल आउट टॉर्क कहते हैं ना। सिंक्रोनिज्म को जितना टॉर्क, सिंक्रोनिज्म जहाँ पे लूज हो जाएगा उसी टॉर्क को पुल आउट टॉर्क कहते हैं। लॉक्ड रोटर टॉर्क, लॉक्ड रोटर टॉर्क क्या होता है कि मोटर स्टडी मतलब रुका हुआ और उसको रोटेट करने के लिए जो टॉर्क लगेगा वो लॉक्ड रोटर टॉर्क होगा। पुल इन टॉर्क क्या होता है कि मोटर को सिंक्रोनिज्म में ले जाने के लिए जो टॉर्क लगता है पुल इन टॉर्क होता है ना। इंडक्शन स्पीड से सिंक्रोनाइज स्पीड पे ले जाने में जो टॉर्क लगता है उसी को पुल इन टॉर्क कहते हैं। और परफॉर्मेंस को अगर हम ऐसे भी कोई इंडक्शन सिंक्रोनस मोटर का परफॉर्मेंस मेजर करना है तो हम रनिंग टॉर्क को ही कंसीडर करेंगे ना, तो आंसर ये होगा, ये सब गलत। सही है, आगे चलते हैं। विच टाइप ऑफ सपोर्ट इज यूज्ड फॉर ओवरहेड लाइन स्पैन ड्यूरिंग इरेक्शन और इरेक्शन एवं। अब इसमें आपको स्पैन याद रखना होगा दोस्तों कि किसका कितना स्पैन होता है ना। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि किसके लिए कितना स्पैन होना चाहिए, है ना। तो फर्स्ट में हम लोग जानते हैं कि वुडन का सबसे छोटा स्पैन होता है, वुडन पोल कितना होता है, 40 से 50 मीटर, है ना, वुडन पोल। उसके बाद क्या होता है, स्टील पोल। वुडन के बाद क्या होता है, स्टील पोल, स्टील का कितना होता है, 50 से 80 मीटर। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके बाद होता है कंक्रीट वाला, वही आरसीसी पोल। इसका कितना होता है, 80 से 200। और लास्ट में क्या बचता है, स्टील टावर बचता है, टावर। इसका कितना होता है, ग्रेटर देन 200, है ना। अब इसमें भी क्या होता है, दो होता है, टेंजेंट टावर, और एक क्या होता है, डेविएशन टावर, है ना। इसका एंगल लेस देन 20 होता है ना, इसका एंगल 2 होता है, इसका एंगल ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। इसका बेस, अब ऑब्वियसली एंगल ज्यादा होगा, है ना, एंगल ज्यादा होगा किस चीज का, मतलब वो जो यहाँ वायर जो होता है ना मूव हो रहा है ग्रेटर एंगल लेस देन 2 डिग्री से, है ना, और यहाँ पे ग्रेटर देन 2 डिग्री से मूव हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेस को ब्रॉड करेंगे तब तो स्टेबल होगा। तो यहाँ क्या होता है, ब्रॉड बेस। अगर आपको इन सब किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो हमें जरूर बताएं, मैं उस टॉपिक पे पूरा लेक्चर लेके आऊंगा, है ना, जिस टॉपिक में आपको डाउट हो। और इसमें क्या होता है, ब्रॉड बेस नहीं होता है, यहाँ सस्पेंशन यूज होता है, सस्पेंशन इंसुलेटर यूज होता है। यहाँ क्या यूज होगा, ऑब्वियसली मूव, ये डेविएशन है तो स्ट्रेन वाला यूज होगा, है ना। तो ग्रेटर देन 200 मीटर के लिए कौन सा यूज होगा, तो वुडन नहीं होता है, आरसीसी नहीं होगा, स्टील पोल नहीं होगा, लेटिस और स्टील टावर होगा। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज कंसिडर्ड अ हाई रेसिस्टिविटी मटेरियल। हाई रेसिस्टिव मटेरियल क्या होगा, एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, नाइक्रोम नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट डज द पिकअप वैल्यू रेफर टू। द पिकअप वैल्यू थोड़ी देर पहले बताया था ना कि सिंक्रोनिज्म में ले जाने के लिए जो लगता है टॉर्क उसी को पिकअप, मतलब सॉरी फिर से देखो। पिकअप क्या होता है कि रेडी टू, मतलब स्टार्ट होने के लिए एकदम पूरी तरह से तैयार है, उसी को पिकअप कहते हैं ना। जैसे पुल इन टॉर्क था उसी तरीके से देख सकते हैं कि पिकअप
पिकअप वैल्यू है। तो टाइम टेकन टू रिस्पॉन्ड, द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्टिवेटिंग क्वांटिटी टू विच रिले ऑपरेट्स। तो यही होगा, रिले ऑपरेट्स करने के लिए जो मिनिमम वैल्यू लगेगी उसी को हम पिकअप वैल्यू कह देंगे, है ना। और द एवरेज वैल्यू फॉर रिले नहीं, मैक्सिमम वैल्यू फॉर रिले रीसेट नहीं, ये भी नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। विच इलेक्ट्रिकल फॉल्ट इन अ स्मॉल विंड टर्बाइन अकर्स व्हेन जनरेटर वाइंडिंग्स आर डैमेज्ड ड्यू टू ओवरहीटिंग। अगर जनरेटर का वाइंडिंग डैमेज हो जाएगा तो कौन सा फॉल्ट होगा, है ना। टावर वाइब्रेशन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विंड टर्बुलेंस नहीं, ये तो कह रहा है कि विंड टर्बुलेंस की वजह से टावर वाइब्रेशन होगा, कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ बोल रहा है कि जनरेटर वाइंडिंग डैमेज हो गया, ओवरहीटिंग। ब्लेड सरफेस डैमेज ड्यू टू डस्ट एक्युमुलेशन, इसका भी कोई रिलेशन नहीं। बर्न्ट जनरेटर वाइंडिंग ड्यू टू एक्सेसिव करंट फ्लो, यही होगा आंसर, है ना। आप इसको बिना पढ़े भी बना सकते हैं, बिना पढ़े ये सब बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे। Which property of a dielectric material most directly affects its dielectric loss। तो dielectric loss को सबसे अच्छा, अपन dielectric loss का फॉर्मूला भी पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे, ओमेगा CV स्क्वायर tan है। तो कौन सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, डाइलेक्ट्रिक विच प्रॉपर्टी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डायरेक्टली अफेक्ट्स डाइलेक्ट्रिक लॉस को कौन सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, तो वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ नहीं, वॉल्यूम रेसिस्टिविटी नहीं, डाइलेक्ट्रिक डिसिपेशन फैक्टर ये इफेक्ट कर रहा है सबसे ज्यादा, जिसको हम टेंडेल बोलते हैं, ये वाला, है ना। रिलेटिव परमिटिविटी तो नहीं करे। चलिए ठीक है दोस्तों, आज के लिए रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।